हाँ, चर्चा तो आजकल लॉरेंस बिश्नोई की भी बड़ी हो रही है और उसकी वजह है। अगले चैप्टर खोलता हूं। सलमान खान को सुरक्षा देने चले पप्पू यादव की क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रेकी कर ली है? सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने लॉरेंस बिश्नोई को सलमान से बेहतर क्यों बता दिया? लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई क्या भारत आने वाला है? अब इसका चैप्टर। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा नॉन स्टॉप जारी है। कभी किसी एक्टर को, कभी सांसद को मिल रही धमकियों से लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ रहा है। और मुंबई में सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी के हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद तो धमकियों का यह सिलसिला और तेज हो गया। लॉरेंस गैंग का खौफ ऐसा है कि जोश में आकर अगर कोई लॉरेंस गैंग या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोल दे और वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो बयान देने वाला यू टर्न लेने में देर ही नहीं लगाता। जैसे पप्पू यादव ने पहले सलमान की सुरक्षा की बात कही, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर निपटा देने की बात कही, बाद में पलट गए और अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। इसी तरह सलमान खान की करीबी माने जाने वाली पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली को देखिए। सोमी अली ने पहले सलमान खान को नहीं मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से गुहार लगाई, मिलने का टाइम तक मांगा, लेकिन अब वो लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से बेहतर इंसान बताने लगी। सोमी अली ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या बोला है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की बात सुनिए। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने दावा करके सबको हैरान कर दिया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करना ही भूल गए और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार करने लगे, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी थी। लेकिन पुलिस की जांच में पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई, क्योंकि पुलिस ने पप्पू यादव को धमकी देने के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव का स्टेटमेंट देखा, जिसके बाद उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने का प्लान बनाया। जांच में पता चला है कि आरोपी महेश पांडे पप्पू यादव से जुड़े लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के रहने वाला आरोपी महेश पांडे एम्स और सेना की कैंटीन में काम कर चुका है। उसने दुबई जाकर खरीदे गए सिम का इस्तेमाल करके पप्पू यादव को धमकी दी। उसने इंटरनेट से लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाउनलोड कर व्हाट्सएप पर डीपी लगा ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी की बहन दुबई में रहती है, उसी के नाम से यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम जब्त कर लिया है। शुरुआती जांच में उसका किसी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं मिला। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आरोपी के किसी भी कनेक्शन का पता लगाने के लिए पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव को मिली धमकी की सच्चाई का खुलासा हुआ, विरोधी पप्पू यादव के बाहुबली होने के दावों पर सवाल उठाने लगे। यही नहीं, विरोधियों ने लॉरेंस गैंग की धमकी के दावों को सुरक्षा बढ़वाने का हथकंडा बता दिया कि पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। इसके बाद पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, उन्हें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। सुनिए पप्पू यादव को। तो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा, मतलब पहले मांग रहे थे। खैर, एक तरफ पप्पू यादव सुरक्षा वापस लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब भी उनका कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। अब तक पप्पू यादव ने अपने घर की रेकी होने का भी दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके मधेपुरा वाले घर के बाहर 3 संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी पहुंचती दिखती है और तीनों लोग उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। पप्पू यादव का दावा है कि ये लोग रात के 12 बजे उनके घर के बाहर रेकी करने पहुंचे थे। पप्पू यादव अकेले नहीं हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान की सुरक्षा की बात कही और फिर पलट गए। इनमें एक नाम बॉलीवुड में कभी सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का भी शामिल है। साल 1992 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सोमी अली की सलमान खान के साथ गहरी दोस्ती हो गई, इसलिए इन दिनों अमेरिका में रह रही सोमी अली को जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बारे में पता चला तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए लॉरेंस से मिलने का टाइम मांग लिया और सलमान को नहीं मारने की गुहार लगाई। लेकिन अब इसे लॉरेंस गैंग का खौफ माने या कुछ और, सोमी अली भी यू टर्न ले रही है। अब सोमी अली को लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बेहतर इंसान लगने लगा है।
सोमी अली ने एक इंटरव्यू में सलमान खान के साथ गुजारे वक्त का हवाला देते हुए यह तक कह दिया कि सलमान तो लॉरेंस से भी खराब इंसान है। बताइए, अब इनको लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बेहतर दिख रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि सलमान खान को छोड़ दो लॉरेंस भाई, मैं मिलने आना चाहती हूं। पप्पू यादव और सोमी अली अगर ये बयान अपने बयान से पलट रहे हैं तो इसके पीछे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का मजबूत नेटवर्क है। पाठशाला में हम पहले ही बता चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स हैं जो लॉरेंस की एक बोली पर कहीं भी गोली चला सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर को ही देख लीजिए। यह कनाडा के वैंकूवर की तस्वीर है। जिस घर पर फायरिंग हो रही है वो घर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों का है, जिस पर एक शख्स रात के अंधेरे में ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। आरोप है कि लॉरेंस गैंग के शूटर ने एपी ढिल्लों के घर के बाहर 11 गोलियां चलाई। ये फायरिंग करीब 2 महीने पहले 2 सितंबर को हुई थी, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है क्योंकि कनाडा पुलिस ने इस मामले में लॉरेंस गैंग के एक शूटर अभिजीत किंगरा को गिरफ्तार करने का दावा भी किया। जरा एक बार फुल फ्रेम वीडियो दिखाइए। दरअसल पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को सलमान खान का करीबी माना जाता है और फायरिंग से कुछ दिनों पहले एपी ढिल्लों के एक म्यूजिक वीडियो में सलमान खान ने काम भी किया था, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी माने जाने वाले रोहित गुदारा ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उसने एपी ढिल्लों को सलमान खान के साथ काम न करने की धमकी भी दी थी और धमकी के कुछ दिनों के बाद एपी ढिल्लों के घर के बाहर फायरिंग हो गई। अब यह भी आपको बता दूं कि पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों को सलमान खान के साथ काम करने पर धमकी देने वाला रोहित गुदारा कौन है। रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई का काफी भरोसेमंद माना जाता है। रोहित गुदारा लॉरेंस गैंग के टॉप 5 शूटर्स में से एक है। रोहित गुदारा के खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इनमें से ज्यादातर राजस्थान में हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी रोहित गुदारा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि रोहित गुदारा लॉरेंस गैंग को हर तरह के हथियार मुहैया कराने में अहम कड़ी है। रोहित गुदारा ने सितंबर 2023 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी रोहित गुदारा का नाम सामने आया था। साल 2022 में रोहित गुदारा फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक वो अभी कनाडा में रह रहा है। लॉरेंस गैंग की धमकियों की चर्चा के बीच इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है। इस बार खुद को भीम सेना के प्रमुख बताने वाले सतपाल तंवर ने लॉरेंस गैंग की धमकी मिलने का दावा किया। सतपाल तंवर का कहना है कि लॉरेंस गैंग ने उन्हें टुकड़ों में काट देने की धमकी दी। सतपाल तंवर की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई पर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो सकता है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच पहले ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत 17 मामलों में वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त वो अमेरिका में छुपा हुआ है। पिछले हफ्ते ही अनमोल बिश्नोई का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था और अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस्तेमाल पिस्तौल भी अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को मुहैया करवाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज भी दिया है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अगली क्लास। महाराष्ट्र चुनाव में गजब खेला चालू है। बगावत की आंधी में महाविकास अघाड़ी उड़ेगा या बीजेपी की महायुति। यूपी में उपचुनाव की तारीख लास्ट मिनट क्यों बदल गई? अखिलेश यादव की बेचैनी क्यों बढ़ी हुई? पीएम मोदी ने इंडी को आज कहां ऐसी चोट पहुंचाई जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है? अब चुनावों का चैप्टर। दिवाली के बाद इलेक्शन कैंपेन में टॉप गियर लग चुका है। महाराष्ट्र में तो गजब का खेल चल रहा है। यूपी में उपचुनाव की तारीख ऐसी बदली कि अखिलेश यादव तड़प गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धमाकेदार प्रचार करके इंडी गठबंधन को तड़पा रखा है। यह सब कैसे हो रहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि महाराष्ट्र में आज नाम वापसी की लास्ट मिनट तक कैसा कैसा खेल हुआ है। भाई, आज जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था उनको नाम वापस लेने का लास्ट दिन था और लास्ट मिनट तक खेल चला है बॉस। महाराष्ट्र में विपक्ष का महाविकास अघाड़ी हो या फिर बीजेपी का महायुति गठबंधन, दोनों के लिए बागी उम्मीदवार बड़ा सिरदर्द बन गए। दोनों गठबंधन ने आज नाम वापसी के आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाया कि ये जो बगावती नेता हैं, बागी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव से हट जाएं। इसमें कई जगह पर बात बन भी गई। बीजेपी गठबंधन ने कई बागियों को मना लिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कई बागी नेता नॉट रीचेबल दिख रहे हैं।
बीजेपी गठबंधन के 24 बागियों ने नाम वापस लिया, महाविकास अघाड़ी के 21 बागियों ने नाम वापस लिया। ये आंकड़े देर शाम तक के हैं। कल तक स्थिति और साफ हो पाएगी कि किस गठबंधन के कितने बागियों ने नाम वापस लिया है। बीजेपी गठबंधन से बागी हुए नेताओं को किस तरह से मनाया गया और बागी नेताओं ने चुनाव से अपना नाम वापस कैसे लिया, इसकी खबर भी आपको बताता हूं। दरअसल बोरीवली से बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी ने नाम वापस लिया। टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया था। इसी तरह मुंबा देवी से बीजेपी के बागी अतुल शाह ने नाम वापस लिया है। मुंबा देवी से शिंदे गुट की शाइना एनसी लड़ रही हैं। अंधेरी ईस्ट से शिंदे गुट की बागी स्वीकृति शर्मा ने नाम वापस लिया। स्वीकृति शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी। अणुशक्ति नगर से शिंदे गुट के अविनाश राणे ने नाम वापस लिया है। यहां से अजीत पवार गुट से सना मलिक चुनाव लड़ रही हैं, जो नवाब मलिक की बेटी हैं। ये तो कुछ चर्चित नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने इन सभी को मना लिया है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के बागियों का हाल देखिए। महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल बागियों से परेशान हैं, लेकिन सबसे गजब का केस तो कांग्रेस के साथ हो गया। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने बागी कैंडिडेट की वजह से अपना नाम ही वापस ले लिया। यहां बागी ने नहीं, कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। यह गजब की घटना कोल्हापुर में हुई। कोल्हापुर उत्तर से कांग्रेस के राजेश लाटकर को टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने राजेश लाटकर का विरोध कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राजेश लाटकर का टिकट ही काट दिया। राजेश लाटकर की जगह कांग्रेस ने मधुरिमा राजे को टिकट दिया। इससे नाराज होकर राजेश लाटकर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। बहुत मनाने पर भी राजेश लाटकर नहीं माने और नाम वापस नहीं लिया। नाम वापस लेने का समय खत्म होने से 10 मिनट पहले मधुरिमा राजे ने नाम वापस लिया। अब कोल्हापुर उत्तर में महाविकास अघाड़ी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहां सीधा मुकाबला निर्दलीय राजेश लाटकर और बीजेपी गठबंधन के बीच होगा। मतलब कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ गया अपने बागी के सामने। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद थी कि बागी उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा, लेकिन कई बागी ऐसे भी हैं जो नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि इस पार्टी में कितने बागियों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला बनाए रखा है। शरद पवार की जो एनसीपी है उसमें 5 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। शिवसेना उद्धव गुट के 4 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस के 3 बागी नेताओं ने नाम वापस नहीं लिया। यानी 12 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल आने वाली। बागी उम्मीदवार अपनी ही पार्टी का वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या खेल हो रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए उत्तर प्रदेश में आज कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीख ही बदल दी। पहले 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होगी, यानी एक हफ्ते डेट बढ़ गई। उपचुनाव की तारीख सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बदली है, बल्कि केरल और पंजाब में भी विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन तीनों राज्यों में कुल 14 सीटों पर उपचुनाव हैं। अब 13 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को यहां पर वोट पड़ेगी। यूपी में उपचुनाव की तारीख में बदलाव क्यों हुआ, समाजवादी पार्टी हैरान परेशान हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर जो लोग यूपी आए हैं और वो उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले थे, इसलिए बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ा दी जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाएं। अखिलेश यादव छुट्टी खत्म होने की बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव कह रही हैं कि तारीख बदलने के पीछे कोई तालमेल बीजेपी ने बिठाया है। सुनिए डिंपल यादव को, फिर बताऊंगा यूपी में उपचुनाव की तारीख आखिर बदली तो बदली क्यों, लेकिन पहले डिंपल यादव को सुनिए। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह, तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। लेकिन आपको सच पता होना चाहिए, दरअसल यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव क्यों किया गया, क्या यह बीजेपी के कहने पर हुआ या इसके पीछे की वजह कुछ और है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख बदलने के पीछे की जो वजह बताई, अब आपको वो सुनाता हूं। उपचुनाव की तारीख बदलने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी और बीजेपी समेत कई पार्टियों ने पत्र लिखा था। यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का महत्व है जो 15 नवंबर को होगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए लोग 2-3 दिन पहले ही घर से निकल जाते हैं। इससे बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से उपचुनाव की तारीख 13 से बदल के 20 नवंबर की गई यूपी में। और यह रिक्वेस्ट सिर्फ बीजेपी ने नहीं की थी,
कांग्रेस ने भी की थी, बीएसपी ने भी की थी। यानी अखिलेश यादव भले ही चुनाव की तारीख बदलने को ट्विस्ट दे रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि कई पार्टियों ने तारीख बदलने की डिमांड की थी और तारीख बदलने से तो अखिलेश को खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव को चुनाव की तैयारी करने के लिए 7 दिन और मिल रहे हैं।